जय हिंद दोस्तों, राजर्षि क्लासेस पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है टीचिंग ऑफ इंग्लिश उसका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे हम टॉप 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपको 3 से 4 पार्ट्स में टोटल जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन आज तक पेपर में आया हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आंसर्स बिल्कुल ही ऑथेंटिक होंगे, जो कि आपको कई अलग अलग जगह से मैंने खुद रिसर्च करके उसको जो है डाला है, तो आप आंसर्स को लेके बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछता है पेपर में, तो ये आपका डिस्कशन सेशन रहने वाला है वेरी शॉर्ट टाइप के लिए, जिसमें कि आप जो है हाफ एन पेज या फिर 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। ठीक, इसके साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इसके साथ ही अगर आप सीटेट, यूपीटेट जैसे और भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी हमारा चैनल आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा ये सेशन रहने वाला है ये शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर रहने वाला है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। जो लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर को मैंने डिस्कस करने से पहले भी आपको बताया था उस वीडियो में भी कि स्ट्रैटेजी हमारी एग्ज़ाम को जो है टैकल करने की क्या रहती है। तो लॉन्ग में सबसे पहले मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिया है, तो आप उसको उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लें। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी पेपर में पूछा है सारा शॉर्ट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बार बार रिपीटेड जो है क्वेश्चन आपके हैं। तो चलिए, ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। 5 क्वेश्चंस इसमें मिसलिनियस रहेंगे, दैट मीन्स जो चारों यूनिट है उन चारों से अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर हम टैकल करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सबसे पहले कंसंट्रेट होकर के वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक, मैं एक एक चीज़ों को आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है। हो सकता है आपको आंसर 4 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा लेंदी लगे, बट जब आप अधिक पढ़ के जाएंगे तभी आप उस आंसर को 4 नंबर के हिसाब से फ्रेम कर पाएंगे। तो कंटेंट आपको कहीं भी कम नहीं दिखेगा। तो देखिए, पर्टिकुलरली इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम टैकल करने वाले हैं वो है सबसे पहला आपका व्हाट इज़ इंग्लिश मॉर्फीम्स। इंग्लिश में मॉर्फीम किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके साथ ही एक्टिव और पैसिव वोकैब क्या होती है। ठीक, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडियन स्कूल सिनेरियो, कि इंग्लिश को पढ़ाने के कारण या इंग्लिश को पढ़ाने में क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अगर आप इंडियन स्कूल के उसमें देखते हैं। इसके साथ ही डिस्कस 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या कहता है, त्रिभाषा सूत्र। इसके साथ ही इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रिल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ड्रिल दैट मीन्स जो प्रैक्टिस होती है बार बार एक ही चीज़ का रिपीटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इंग्लिश मॉर्फीम, राइट इट टाइप्स। तो देखिए, मॉर्फीम की जब हम बात करते हैं तो मॉर्फीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है साउंड का। जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं उस साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, बट उस साउंड जो हम कैरी करते हैं उसकी कोई ना कोई एक अपनी क्या होती है, मीनिंग होती है। अब वो मीनिंग हो सकता है कि वो किसी के साथ जुड़कर भी हो और हो सकता है कि वो अलग भी हो, और यही दो जो है इसके टाइप्स बन जाते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे मॉर्फीम क्या होता है, तो मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड टू कैरी मीनिंग, जो कि अपने साथ क्या कैरी करता है, मीनिंग करता है। ठीक है, मीनिंग को कैरी करता है। इसके साथ ही अगर हम मॉर्फीम की स्टडी करते हैं, क्लियर, मॉर्फीम की स्टडी करते हैं तो मॉर्फोलॉजी होती है। देखिए, यहाँ पे अक्सर जो है एक टर्म और आता है फोनीम जिसको हम कहते हैं, तो उससे काफ़ी बार जो है क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि बच्चे फोनीम की जगह मॉर्फीम को कर देते हैं। तो यहाँ आप कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिएगा। जब हम फोनीम की बात करते हैं, फोनीम को भी हम पढ़ेंगे तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे हमारा जो साउंड निकलता है ना आर्टिकुलेशन के दौरान, उसका जो है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, फोनीम होता है। जबकि अगर कोई मीनिंग देने वाला सेंटेंस है उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मॉर्फीम।
ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका शॉर्ट सेगमेंट होता है लैंग्वेज का। मॉर्फीम क्या है, आपका शॉर्ट सेगमेंट होता है लैंग्वेज का, जो मतलब उसके कई सारे थोड़े क्राइटेरियाज भी होते हैं। जैसे कभी कभी आप जानते हैं कि ये एक वर्ड हो सकता है, एक सिंगल वर्ड, या फिर किसी वर्ड का पार्ट हो सकता है जिसकी अपनी कुछ ना कुछ मीनिंग हो। तो याद रखिएगा, मॉर्फीम, एम से मॉर्फीम, और मीनिंग इसकी होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि आपसे शॉर्ट में पूछा है तो आप शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो स्टडी ऑफ मॉर्फीम को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल, इंग्लिश वर्ड प्ले, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, इससे आपको समझ में आएगा। इंग्लिश वर्ड है आपका प्ले। अब ये जो प्ले है ये एक शब्द है। क्या आप प्ले को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम इसको डिवाइड कर दें PL, तो या इसका कोई मतलब निकलेगा, या AY इसका कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो प्ले क्या है, अपने में एक स्मॉल वर्ड है, ठीक है, जो साउंड हम कर रहे हैं और जो कि अपने साथ एक मीनिंग को कैरी किए हुआ है, कि प्ले का मतलब होता है खेलना। क्लियर। अब इस प्ले में हम कुछ वर्ड्स को मिलाते हैं, कुछ लेटर्स को, जैसे हमने S मिला दिया, जैसे हमने ER मिला दिया, ED मिला दिया, इसी तरीके से हमने ING मिला दिया। ठीक, तो ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, यस, ER, ED, ING, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, आपके मॉर्फीम हैं। क्लियर, क्या है, ये सारे के सारे मॉर्फीम हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक जो आपका वर्ड था, इस वर्ड की जिसकी अपनी खुद की एक मीनिंग थी, तो और दूसरी चीज़ ये भी मॉर्फीम में होता है कि इसको हम फर्दर जो है तोड़ नहीं सकते हैं। अगर तोड़ेंगे तो वो मीनिंग फिर उससे बाहर नहीं आएगी। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को कहते हैं मॉर्फीम। अब जहाँ तक बात आती है टाइप्स ऑफ मॉर्फीम की, तो देखिए मॉर्फीम का क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपको मैं खुद कोशिश करूँगी कि एक और आंसर जो है मॉर्फीम का दे दूँ। देखिए टाइप में कभी कभी आपको दिखेगा फ्री और बाउंड मॉर्फीम जो मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, जो मोस्ट पॉपुलर टाइप है वो ये वाला है, फ्री और बाउंड। बट बहुत जगह आपको इस टाइप से भी दे देगा कि एक रूट में कर देता है और एक एफिक्स में जो है डिवाइड कर देता है। तो आप ये भी चार्ट बना सकते हैं, जो मैं आपको दूसरा आंसर प्रोवाइड करूंगी उसमें फ्री और बाउंड वाला भी दिखा दूंगी, कि जिसमें फ्री और बाउंड रहता है, फिर वो फर्दर लेक्सिकल, फंक्शनल, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल में जो है डिवाइड होता है। तो यहाँ पर टाइप के लिए आप पहले यही समझिए कि जो है रूट जो होता है उसके अंदर बाउंड और फ्री मॉर्फीम आते हैं, जो किसी भी चीज़ के कंक्रीट मीनिंग को दिखाता है। वहीं एफिक्स, जिसमें जैसे आपने पढ़ा है प्रीफिक्स, जो शब्द के पहले जुड़ता है, और सफिक्स, जो शब्द के बाद में जुड़ता है। तो इस प्रकार से इसका ये भी टाइप आप कर सकते हैं। और जो मैं आपको एक और वीडियो में जो है उसको बता दूंगी मॉर्फीम, अगर आपको वो ईजी लगे तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों आपका सही है। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, व्हाट इज इंग्लिश मॉर्फीम, और उसके टाइप्स को हमने बता दिया। क्लियर। अब बात आती है एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी विथ एग्जाम्पल। तो क्या होता है एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी? तो देखिए सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हम किसको जाने कि वोकैबुलरी क्या होती है। आप सब ने सुना होगा शब्दकोश या शब्द भंडार। ये क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लिखा भी हुआ है वोकैबुलरी का, इज़ अ सेट ऑफ लेक्सिकल आइटम्स इन अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में जो लेक्सिकल आइटम्स होता है उसी को कहते हैं हम वोकैबुलरी। इसको हम लेक्सिकॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्सिकॉन। तो वोकैबुलरी को एक और किस नाम से जानते हैं? लेक्सिकॉन के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब देखिए जो ये वर्ड है ना लेक्सिकॉन, ये कहाँ से आया है? तो ये आपका इंग्लिश में जो है अर्ली 17th सेंचुरी में लेक्सिकॉन उसको कहते थे, जिसमें कि कई सारी एक ऐसी किताब जिसमें लैंग्वेज के कई सारे वर्ड्स को ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या किया गया था, अरेंज्ड किया गया था। जैसे आज हम डिक्शनरी देखते हैं ना कि अल्फ़ाबेटिकली हमें उसमें चीज़ों को सर्च करने के लिए मिलता है, तो वैसे ही अर्ली 17th सेंचुरी में जो है इंग्लिश के अंदर एक ऐसी बुक कंटेन की गई थी, ऐसी बुक रखी गई थी जिसमें मीनिंग्स जो है वर्ड्स के जो दिए गए थे वो भी किस ऑर्डर में? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो वहीं से ये वोकैबुलरी शब्द जो है आया है। अब बात आती है एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी। तो एज अ जिस्ट आप ये चीज़ याद रखिए कि जब हम बात करेंगे किसकी? एक्टिव वोकैबुलरी की, कि एक्टिव वोकैब क्या होता है। ओके, जब हम बात करेंगे किसकी कि एक्टिव वोकैब क्या होता है आपका, तो एक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है? तो हमेशा एक जिस्ट में याद रखिए कि एक्टिव वोकैबुलरी उसको कहते हैं जिसको आप अपने स्पीच में और राइटिंग में, दो चीज़ याद रखिए, किसमें? स्पीच में और राइटिंग में यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप हैं, आप
अगर इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में, स्कूल में, टीचर्स के साथ रेगुलरली यूज़ करते हैं। वो आपके, अगर आप राइटिंग भी लिख रहे हैं तो उसमें भी आप उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, राइट? और जब बोल रहे हैं तब भी। तो दैट इज़ योर एक्टिव वोकैबुलरी। क्लियर? ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, अभी उसको पढ़ के भी बताऊँगी। और वहीं उसके दूसरी साइड जब हम पैसिव वोकैब की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? पैसिव वोकैबुलरी की। तो पैसिव वोकैब वो होता है जिसकी मीनिंग आप जानते हैं। आप, अगर आपको टेक्स्ट दे दिया जाए पढ़ने को तो आप पढ़ के उसका मतलब समझ भी जाएंगे, बट आप उसको अपने स्पीच में, अपने राइटिंग में उतना यूज़ नहीं करते हैं। कभी काल को आपने सुना तो आपको पता है, बस उतना ही। क्लियर? तो चलिए, एक्टिव वोकैब दोज वर्ड्स ओवर विच one can use in his speech and writing. Active vocabulary are those words over which one can use in his speech or writing. वो अपने स्पीच में यूज़ करता है और अपनी राइटिंग में यूज़ करता है। इसके साथ ही इट रिफ्लेक्ट द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज को रोटिंग से ज़्यादा उसको समझ की ज़रूरत होती है। अगर आप समझ कर करेंगे कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आई हैं तो आपको कभी इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लगेगा ही नहीं। तो यहाँ जिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट की बात की गई है ना, तो मैंने आपको बताया है कि LSRW आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वीडियो मेरी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि LSRW क्या है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये आपके लैंग्वेज के स्किल्स हैं जिनको कि हमें क्या करना होता है, एक्वायर करना होता है थ्रू प्रैक्टिस, इन सारी चीज़ों के साथ। तो ये जो स्पीकिंग आपके स्किल्स हैं या लर्निंग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं या राइटिंग स्किल्स हैं, ये जो चारों लैंग्वेज के स्किल्स हैं, इन स्किल्स में कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूस करना, जिससे आप कुछ नई चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कुछ स्किल्स हैं जो रिसेप्टिव है, जिनको आप क्या करते हैं, ग्रहित करते हैं, ग्राम्यात्मक कौशल जिनको कहते हैं। तो प्रोडक्टिव क्या क्यों है ये? क्योंकि जब आप कोई चीज़ बोलेंगे, उस बोलने में आप किसी चीज़ का यूज़ करें, किसी वर्ड का, तो उसके यूज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाना होगा, कुछ अलग से प्रोड्यूस करना होगा। वहीं जब आप राइटिंग करेंगे, राइटिंग में भी ये चीज़ इम्प्लाई होगी कि जब आप राइटिंग भी कर रहे हैं तो उस समय भी आपको सोच कर ऐसे वर्ड्स को कहाँ पे फिट करना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसीलिए ये प्रोडक्टिव एस्पेक्ट को दिखाता है। तो याद रखिएगा कि जब आप प्रोडक्टिव एस्पेक्ट को कौन दिखा रहा है, एक्टिव वोकैब, तो ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव स्किल्स या रिसेप्टिव एस्पेक्ट को कौन दिखाएगा, तो वो आपका पैसिव वोकैब दिखाएगा। अगर डिफरेंस भी आपसे पूछता है एग्जाम में तो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं। वन कैन यूज़ दीज वर्ड कॉन्फिडेंटली। तो भाई जब आपको पता है आप स्पीच में यूज़ कर रहे हैं, आप राइटिंग में यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो भी पर्सन उसको यूज़ करेगा, ही और शी कैन यूज़ द वर्ड कॉन्फिडेंटली। वाई? बिकॉज शी अंडरस्टैंड द वर्ड, शी अंडरस्टैंड इट यूजेज एट डिफरेंट सिचुएशंस। सो ये एक्टिव वोकैब होता है एंड इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरी एक्टिव वोकैबलरी कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, ठीक, थर्ड पर्सन की कुछ और हो सकती है। तो ये एक्टिव वोकैबलरी होती है जो डिफ़र करती है। अब इसमें एग्जाम्पल भी पूछा है, तो एग्जाम्पल आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, रिया एक्टिव वोकैबलरी कंसिस्ट ऑफ ओवर 2000 वर्ड्स। ठीक, इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल सिंपल सा जो है वहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब आते हैं पैसिव वोकैबुलरी क्या है। वर्ड्स विच कैन बी अंडरस्टूड व्हेन दे अपीयर इन स्पीच और राइटिंग, कि अगर वो आता है तो मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ समझ पाते हैं, बट विच वी कैन नॉट यूज़ इन ओन स्पीच एंड राइटिंग। सामने कोई भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि उसका जिस्ट क्या है, मतलब क्या है, पर जब हमें खुद को बोलना होगा तो शायद हम नहीं बोल पाएँ। इन दिस पर्सन डज नॉट नो द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। इसके पीछे कारण यही होता है कि पर्सन उस पर्टिकुलर वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानता या एक्यूरेटली वो किस लिए यूज़ किया जा रहा है, उसको इस बात का पता नहीं होता है। तो पैसिव वोकैबुलरी और क्या है, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि वो रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट को दिखा रहा है या फिर प्रोडक्टिव एक्सपेक्ट को दिखा रहा है, दोनों सही है, या एक्सप्रेसिव भी आप उसको कह सकते हैं। तो पैसिव क्या है आपका, ये आपके रिसेप्टिव स्किल्स को दिखा रहा है, रिसेप्टिव एक्सपेक्ट को दिखा रहा है। क्लियर? तो पैसिव वोकैबुलरी में आप क्या लिख सकते हैं कि मैनी पीपल हैव अ लार्ज पैसिव वोकैबुलरी बट दे हैव स्मॉलर एक्टिव वन, कि कुछ लोगों के पास पैसिव वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होती है
किसके कंपैरिजन में, एक्टिव के कंपैरिजन में। तो ये आपका हो गया किसके लिए, पैसिव और एक्टिव वोकैबुलरी के लिए विथ एग्जाम्पल्स। क्लियर। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडियन स्कूल सिनेरियो, कि भाई इंग्लिश का क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चाहें तो डेफिनेशन दे सकते हैं इंग्लिश उसकी, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इंग्लिश का यहाँ पे भारत में क्या है, क्योंकि आपसे इंडियन स्कूल यहाँ पर लगाया हुआ है ना। तो शुरुआत में अगर आप चाहें, आपको अगर देखिए कि आपको लगाना, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि इन इंडिया इंग्लिश जो है टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, आइदर इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, या इस टाइप से आप 1-2 लाइन की अपनी जो है भूमिका बना सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली जो है आंसर पे आ सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का है, ठीक। तो टीचिंग इंग्लिश में सबसे पहला क्या है, नेग्लेक्टिंग द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट इन इंडिया पीपल क्या कहें, टीचर्स ऑल्सो नेग्लेक्टिंग द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने के लिए क्या क्या एम्स हैं, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पढ़ाते समय उसको छोड़ दिया जाता है कि भाई कम्युनिकेशन है, प्रैक्टिकल एम है, क्या एम है उससे मतलब नहीं है, उसको छोड़ दिया जाता है, काफ़ी बार इग्नोर कर दिया जाता है। प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम मीन्स कि इन द स्कूल करिकुलम यू सी एट द प्राइमरी लेवल, एट द जूनियर लेवल या एट द हायर लेवल, जो प्लेस है इट डिफर्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। जैसे यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा, जैसे स्कूल आप देखेंगे कि कहीं ICSE बोर्ड है तो वहाँ इंग्लिश को बहुत प्रायोरिटी है, यूपी बोर्ड में बच्चे बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं जो इंग्लिश को अच्छे से समझ पाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इंग्लिश की एक जो है प्रॉपर पोजीशन नहीं है स्कूल के करिकुलम में, कि नहीं सब जगह इक्विवेलेंट नहीं है। क्लासरूम की कंडीशन, अगर आपको कोई एक टारगेट लैंग्वेज बच्चे को सिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो प्रॉपर हो। और यहाँ क्या है कि 70-80 बच्चे बैठ जाते हैं एक क्लासरूम में, और वो क्लासरूम भी क्या है अगर प्रॉपर नहीं है, वहाँ TLM नहीं है, तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। और ये एक फेलियर भी है कहाँ पे, इंडियन स्कूल्स के अंदर। ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आज भी मैक्सिमम जगह पे जो इंग्लिश की टीचिंग कराई जाती है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के तहत ही कराई जाती है, कि आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, राम खाना खाता है, ठीक, और उसके बाद उसका इंग्लिश बनाओ, चिड़िया जो है उड़ती है उसका इंग्लिश बनाओ। ये क्या है, ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जहाँ पे आपको आपके मदर टंग में सेंटेंस दे दिया गया और आपको उसको क्या कर रहे हैं, आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी टारगेट लैंग्वेज, दैट मीन्स इंग्लिश में। जबकि अब वो मेथड को बिल्कुल की बाइकआउट कर दिया गया है कि वो मेथड जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, आपके ग्रामर रूल्स को बढ़ाता है, आपकी पकड़ तो मजबूत होती है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। बट आज भी स्कूल्स में उन मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इंडियन स्कूल्स में ये प्रॉब्लम है। लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी, in what sense we say this uniform policy? So uniform policy, that means English as a language, as a foreign language, as a second language or as a language plays different in different schools। मतलब ये है कि इंग्लिश जो है किसी स्कूल में इंग्लिश को क्लास 10 तक पढ़ाया जाएगा, किसी में 12 तक, किसी में 6 तक, किसी में 8 तक। तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है ना, तो गवर्नमेंट द्वारा तो भी नहीं है कि नहीं बच्चे को इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, उसको ये लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है, एज ए स्किल उसको एक्वायर करना ही करना है। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश हमारी एक्वायर्ड लैंग्वेज नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, तो उसको जब हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो उस दौरान लर्निंग करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसका वो होता है TLM, जिसको हम विजुअल ऑडियो विजुअल एड्स या टेक्नोलॉजिकल एड्स या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। अब ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है ये बिल्कुल कॉमन होता है, जो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट को तो डेवलप करता भी है, लेकिन जब इसकी कमी होगी तो क्या होगा, बच्चा उस चीज़ के प्रति सीखने के लिए उतना उत्साहित नहीं होगा। और ड्यू टू क्लासरूम में जो है बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि सब तक जो है TLM प्रॉपर तरीके से दिखा पाएँ या दे पाएँ। नेक्स्ट इज़ योर लो स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक दी भी जाती हैं बच्चों के स्कूल में चलाई जाती हैं, उनका भी स्टैंडर्ड लो होता है। ऑथेंटिक ऑथराइज्ड जो बुक्स होती हैं वो शायद लेवल के ऊपर होती हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आएगी, ऐसा माना जाता है। लैक ऑफ इफ़ेक्टिव टीचर, इफ़ेक्टिव टीचर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता, जो आप जानेंगे अपने टीचर्स के थ्रू जानेंगे। तो टीचर को किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है,
कहाँ पे किस चीज़ को स्ट्रेस देना है, कहाँ पे पिच का कैसा यूज़ होगा, प्रोज पोइट्री, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये टीचर के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंसी होती है। ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, आज भी हम इंग्लिश को पढ़ने के साथ साथ जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो पुराना ही लेकर चलते हैं कि सबको पेड़ पर चढ़ा कर ही देखेंगे कि कौन सबसे तेज चढ़ रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है जैसे आपका NCTE जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, तो NCTE के बनने के बाद भी आज भी टीचर एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम है। ये चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है कि आज भी आप देखेंगे बहुत सारे रूरल एरियाज़ में टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश को कुछ और ही पढ़ते हैं, तो बाकी इंग्लिश के सेंटेंसेस का क्या ही करते होंगे वो क्या ही। तो टीचर एजुकेशन कहीं ना कहीं आज भी कम है। अब धीरे धीरे इसके ऊपर अवेयरनेस है, बट एज अ टीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एजुकेशन जो है प्रॉपर हो, अच्छे जगह से हो, ठीक, और जो है आपको सारी चीज़ों को प्रोनाउंस करना आता हो, ताकि आप जिन बच्चों को सिखाएं वो बच्चे भी उसको अच्छे से क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। नाउ हियर्स क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है? तो देखिए, इसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र का मतलब है कि अब मैं पहले आपको एक सार समझा देती हूँ कहानी के तौर पे, कि आप सबको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट जो है 1947 में हो गया। तो होने के बाद जो सबसे पहली प्रॉब्लम आई वो ये कि भाई कम्युनिकेशन किया तो जाएगा, बट कैसे किया जाएगा। मैक्सिमम लोग उस टाइम भी हिंदी बोलते थे, तो इसके आधार पे कहा गया कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे। बट उस टाइम साउथ साइड से बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है होने लगा और इस चीज़ का विरोध होने लगा कि जो है हम हिंदी नहीं जानते और न मतलब हम उसको सीखेंगे और हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बनेगी। तो उस टाइम को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा न बना के राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत। तो उस समय राष्ट्रभाषा का वो जो भाषा है वो रुक गया। और आपको पता होना चाहिए कि आज भी हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा है जो पहली है वो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत, और जो दूसरी है वो जो है इंग्लिश है। तो उस टाइम पे जो सबसे पहला हमारे जो राज्य का विभाजन भी था वो भी भाषा के आधार पर ही था, जो कि आंध्र प्रदेश पहला जो है बटा था राज्य भाषा के आधार पे। ये कुछ बेसिक जानकारी है, तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए। अब भाई ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाने की क्या ज़रूरत थी? तो देखिए, लाने की ज़रूरत ये थी कि भारत, ठीक, जो भारत है वो क्या है, भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। क्लियर? भारत क्या है, एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो भारत जैसे देश में क्या है कि लोग अलग अलग कल्चर को मानते हैं, लोग अलग अलग जो है लैंग्वेजेस को बोलते हैं। आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेजेस अभी तक रखी गई हैं? 22 लैंग्वेजेस को रखी गई हैं, जिसमें से और अभी भोजपुरी और एक लैंग्वेज को और जो है एड ऑन करने की बात चल रही है। तो जो ये 22 भाषाएं हैं, इसके अलावा भी भारत में कई सारे डायलेक्ट्स हैं, जैसे तकरीबन 1600 डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। तो लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा विविधता है, ठीक। तो यहाँ की एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि घाट घाट पे पानी बदले, 4 कोस पे बानी की। मतलब लैंग्वेज आपको जो है वो कितना तेजी से बदलता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी वजह से जो मेजर प्रॉब्लम अराइज हुई वो ये हुई कि कम्युनिकेशन में, कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज को रखा जाए जो सबको आती हो। तो अगर अब इन लोगों ने कहा कि हिंदी को रखते हैं, तो हिंदी को रखने से क्या है कि साउथ साइड के लोग जो है इस चीज़ के अगेंस्ट हो गए कि हिंदी नहीं रहेगी। फिर हुआ कि तब कौन सी लैंग्वेज रखें, क्योंकि अगर हम साउथ की कोई लैंग्वेज रखते हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली कुछ भी रखते हैं, तो वो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन तो जानते ही नहीं है, क्योंकि हिंदी जो है सबसे ज़्यादा लोग जानते थे। तो इसलिए हुआ कि चलो हिंदी को हम पहली राजभाषा बना देते हैं, और कम्युनिकेशन अगर आपको दिक्कत है तो दूसरी क्या रहेगी, इंग्लिश। और आपको पता है ब्रिटिशर्स जिन्होंने हमारे ऊपर 200 सालों से ज़्यादा जो है राज किया, जब उन्होंने किया तो उन्होंने इसी चीज़ को एज अ फ्रेम बनाया कि इंग्लिश सिखाना, जो क्लर्क की नौकरी होती है ना, कि सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए इंग्लिश को रटवाओ, इंग्लिश को सिखाओ और अपने कल्चर में लोगों को ढालो। तो अब यही एक लैंग्वेज बची थी कि जिससे लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। तो इसीलिए इन्होंने इंग्लिश को जो है सेकंड लैंग्वेज एक्ट जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत सेकंड लैंग्वेज इसको बना दिया। तो देखिए, ये जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है ना, ये उसके पीछे का बैकग्राउंड है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिर क्यों ज़रूरत है 3 लैंग्वेज फार्मूला की। तो इन लोगों ने जो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है, इसका सबसे पहले जो
रिकमेंड किया वो कोठारी कमीशन ने किया। कोठारी आयोग जो कि पूरी की पूरी संपूर्ण भारतीय शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए कि प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं, क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए बनाई गई एक कमेटी थी जो कि DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी द्वारा की गई थी 1964 से 66 के बीच में। उसमें भी आप देखेंगे तो त्रिभाषा सूत्र को जो है रिकमेंड किया गया था। तो आइए अब जानते हैं कि त्रिभाषा सूत्र के तहत किन किन भाषाओं को बताया गया है, किन किन भाषाओं को भारत में रहना है तो सीखना है या जानना है आपको। इसका कुल मिला के सार ये है कि भारत का कोई भी नागरिक है उसको कम से कम 3 भाषाएं आनी ही चाहिए। India is a multilingual and multicultural country, so it is very important that people interact with one part of the country to the rest one. After independence, to get rid of language controversy, a 3 language formula was adopted. वही जो language की controversy थी जो मैंने आपको बताई, जो कि आज भी आपको देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में अगर आप अपडेटेड हैं तो आपको पता होगा कि लैंग्वेज को लेकर के फिर से लोगों में काफ़ी आउटब्रस्ट है कि तमिलनाडु साइड से बहुत सारे जो है न्यूज़ ऑथेंटिक है कि नहीं इसका नहीं पता, बट ये न्यूज़ आई थी कि तमिल साइड से जो लोग हैं वो बिहारी जो थे वहाँ काम करने गए थे उनको मारे इस वजह से क्योंकि वो लोग जो है उन तमिल नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे लैंग्वेजेस को लेके कॉन्फ्लिक्ट आपको अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों से अवेयर रहा करिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके सब्जेक्ट को आपके साथ कनेक्ट करती हैं और आप उन चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद कर पाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के पीछे की जो कहानी है वो आप याद रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे फर्स्ट लैंग्वेज। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको पहले बताती हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज भाई आपकी मदर टंग होगी या रीजनल लैंग्वेज, ठीक, चाहे आप बंगाली असमिया उड़िया कुछ भी है, आपकी वही मदर टंग जो है वही रीजनल लैंग्वेज जो है आपकी पहली लैंग्वेज होने वाली है। तो देखिए क्या लिखे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी स्टेज। आपको पता है NEP 2020 के तहत क्या किया गया है, अप टू क्लास 5th आपके मीडियम का इंस्ट्रक्शन आपकी लोकल लैंग्वेज रहेगी, आपकी मदर लैंग्वेज रहेगी, आपकी मदर टंग रहेगी, आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा। यही बात वो खुद कह रहा है कि पहली भाषा बच्चे को वही सिखानी है जो वो अपने घर से सीखता है, जो घर पे अपने मम्मी से अपने पापा से बच्चा बोलता है। ठीक, दूसरी लैंग्वेज जो है, दूसरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होगी अब जो बच्चा स्कूल में आएगा सीखने के लिए, पैसा मम्मी पापा देंगे उसको पढ़ाने के लिए, अब वो लैंग्वेज सीखेगा। इस लैंग्वेज को वो कॉन्शियसली और डेलिबरेटली सीखेगा फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। अब वो पर्पस क्या होने वाला है, तो वो पर्पस वही होने वाला है कि बड़ा होकर के बेटा नौकरी लेकर आएगा या कहीं बाहर जाएगा। तो अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला सेकेंड लैंग्वेज इज टॉट एट अ लेटर स्टेज। प्राइमरी के बाद जब कक्षा जो है आगे जाएगा वो प्राइमरी के बाद से, तो उसके बाद जो है जो बच्चा पहली लैंग्वेज सीख चुका होगा उसी की हेल्प से, उसी को बेस बना करके उसको टारगेट लैंग्वेज सिखाया जाएगा। अब देखिए पहला तो बहुत ही इजी आपने समझ लिया कि भाई फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में आपके था कि मदर टंग को सिखा दिया, हो गया। अब सेकंड में आपके 2 पार्ट हो जाते हैं और थर्ड में भी 2 पार्ट्स होंगे। इसको सबसे पहले ब्रेन में अपने बैठा लीजिए एकदम अच्छे से। सेकंड में 2 आएंगे और थर्ड में भी यही 2 आएंगे, एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट, एक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। मतलब ये है कि वह राज्य जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और एक वह राज्य जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। तो अब देखिए जहाँ पर हिंदी बोली जाएगी, ठीक, जहाँ पर हिंदी बोली जाएगी इट विल बी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में हम MIL कहेंगे, या फिर इंग्लिश। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों के साइड जो नदर्न इंडिया वाला पार्ट है, नॉर्थ इंडिया का, जैसे यूपी, बिहार, इधर से आपके जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, ठीक है, उत्तराखंड, जितने भी हैं जहाँ पर ये हिंदी बोली जाती है, जहाँ के लोग हिंदी समझते हैं, जहाँ की मदर टंग हिंदी है, तो अब हिंदी है तो हम L2 तो हिंदी पढ़ेंगे नहीं, सेकेंड लैंग्वेज फिर हिंदी क्यों पढ़ेंगे जब मुझे हिंदी आती है। तो अब यहाँ पे कहा गया कि या तो मैं कोई और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ लूँ या तो फिर इंग्लिश पढ़ूँगी। समझ में आ रहा है कि अगर मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हूँ तो नॉर्मल सी चीज़ है कि हिंदी मुझे आएगी, जब हिंदी मुझे आएगी तो वो मेरी L1 हो गई। तो जो या तो मैं दूसरे पे क्या सीखूंगी सेकंड पे, या तो मैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सीखूंगी या तो फिर मैं इंग्लिश को सीख लूँ। ठीक, अब ये पहला केस। अब दूसरे केस में अगर मैं नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हूँ, मान लीजिए कि मैं जो है कर्नाटका से हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि या तो मैं हिंदी सीखूंगी या तो मैं इंग्लिश सीखूंगी, दोनों में से कोई एक मुझे सीखना ही सीखना है। क्लियर। अब बारी आती है थर्ड लैंग्वेज। अब मैंने हिंदी भी सीख लिया और एक मान लीजिए इंग्लिश। अब थर्ड लैंग्वेज में यही 2 क्राइटेरिया जो है होती हैं।
थर्ड लैंग्वेज में भी जो है आपको पहले हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और फिर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। अगर हिंदी स्पीकिंग है तो अब तक मैंने क्या कर लिया, हिंदी तो मेरी L1 हो गई, दूसरे में मैंने मान लीजिए इंग्लिश या MIL, अगर मैंने इंग्लिश सीखी है वहाँ पर तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या सीखूंगी, मैं MIL को सीखूंगी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को। और अगर मैंने वहाँ पर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की कोई एक भाषा सीखी है तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सीखूंगी। क्लियर। और अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, ठीक है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में कि अगर मान लीजिए मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, अगर मैं जैसे कर्नाटका से थी तो मैंने फर्स्ट लैंग्वेज में अपनी कर्नाटका की मान लीजिए सीख लिया, कन्नड़ सीख लिया मान लीजिए, फिर L2 जा करके मैंने हिंदी सीख लिया। अब यहाँ जब थर्ड पे आऊँगी तो थर्ड पे चूँकि पहले मैंने हिंदी सीख लिया है तो अब यहाँ पर या तो मैं इंग्लिश को सीखूँगी या तो फिर मैं दूसरी जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को सीखूँगी। क्लियर है। तो मिला जुला करके जो पूरी कहानी है वो यही है कि आपको जो है 3 लैंग्वेज सीखना है, हिंदी भी सीखना है, इंग्लिश भी सीखना है और अपने राज्य की, अपने स्टेट की एक लैंग्वेज को भी सीखना है जो कि आपकी मदर टंग हो जाएगी। फिर हिंदी इंग्लिश में से ऑप्शन मिलेगा, या तो फिर हिंदी या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रिल इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ड्रिल की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो ड्रिल सबसे पहले होता क्या है, तो ड्रिल आपका एक मेथड होता है। देखिए इसको इतना समझाने के पीछे रीज़न यही है कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपके दिमाग में पूरी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आप वहाँ जाएंगे तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप अपने से लिख सकते हैं, इतना इनफ मैं आपको समझा रही हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रिल इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। ड्रिल मेथड एक क्लासरूम की टेक्निक होती है। ड्रिल का मतलब समझते हैं, जैसे कि टीचर ने कहा 2 2 जा 4, अब सारे बच्चे उसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे 2 2 जा 4, जो बोल बोल के बार बार कराते हैं। ठीक, वही आपका ड्रिलिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा ड्रिलिंग मेथड, ये जो मेथड आया ना ये आर्मी से आया है। जैसे आर्मी में जो मार्च पास्ट लोग करते हैं लेफ्ट राइट की पूरा एकदम अच्छे से उस चीज़ को क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ये मेथड वहीं से आया हुआ है। इसको आर्मी मेथड भी कहते हैं। ड्रिल एक क्लासरूम टेक्निक होती है टू एड मेमोराइजेशन बाय वे ऑफ स्पेस्ड रिपीटेशन। जैसे आपने देखा ना कि स्पेस्ड रिपीटेशन, एक प्रकार से मेमोराइजेशन करवाया जाता है बार बार उस चीज़ का रिपीट करवा के। ड्रिल्स प्रमोट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स थ्रू रिपीटेटिव प्रैक्टिस। इसमें जो है नॉलेज का एक्विजिशन कराया जाता है आपको रिपीटेड मोड पे प्रैक्टिस करवा के। ठीक, तो ये आपकी ड्रिलिंग होती है। जैसे डांस होता है स्कूल का एनुअल फंक्शन, तो उसको इतना ड्रिल कर दिया था, इतनी ड्रिलिंग करवाई जाती है। मार्च पास्ट होता है, परेड होता है स्कूल में, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आपसे बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब आपको लैंग्वेज में हर एक चीज़ का प्रोनाउंसिएशन बताया जाए, किस चीज़ को क्या हम स्ट्रेस कहाँ लगाना है, इंटोनेशन कहाँ यूज़ करना है, पिच कहाँ पर यूज़ करनी है, तो बिल्कुल आपको वहाँ पर बैठा दिया जाए, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसलिए ड्रिलिंग रिफर्स टू अ टाइप ऑफ ऑडियो लिंगुअल टेक्निक। ड्रिलिंग क्या होता है, एक प्रकार से ऑडियो लिंगुअल टेक्निक, मतलब दोनों फॉर्मेट में आपको मिल सकता है। ठीक है, सुनने को भी मिल सकता है, देखने को भी मिल सकता है। बेस्ड ऑन स्टूडेंट रिपीटिंग अ मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर। एक ऐसा मॉडल जो कि टीचर ने प्रोवाइड किया है, बच्चे उसको देख कर सीखते हैं, देख कर बोलते हैं। अब ड्रिल्स कई प्रकार के हो सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस का है, बट अभी मैं आपको जो है यहाँ पे दे रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तभी आप इस चीज़ को सेवरल टाइप्स को बताइए, या कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे भी पूछें जिसमें टाइप्स के बारे में पूछा है। अदरवाइज इंपॉर्टेंस अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ड्रिल्स के सेवरल टाइप्स हैं। रिपीटेशन ड्रिल, अब देखिए मैं इसको समझा देती हूँ आपको। रिपीटेशन ड्रिल, अगर हम रिपीटेशन ड्रिल की बात करते हैं तो रिपीटेशन ड्रिल का मतलब होता है कि जैसे किसी ने बोला, टीचर ने बोला सेम टू सेम हम उस चीज़ को रिपीट किए। ठीक है, टीचर ने कोई चीज़ प्रोनाउंस की, हमने उसको सेम टू सेम प्रोनाउंस किया। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, टीचर ने पूछा हाउ आर यू, अब हमने बोला आई एम फाइन। टीचर ने मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया, उनके पूछे गए क्वेश्चन में से कुछ चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल की टीचर ने किसी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन पूछा, हम उसका आंसर दे रहे हैं, बार बार सारे बच्चों से पूछ रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि पूरे के पूरे पैटर्न को ही हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं। ईयर ट्रेनिंग या ऑरल स्किल, जो ऑरल है ना, ऑरल ही जो होता है, जो सुनने वाली होती है स्किल, उसको ऑरल स्किल भी कहते हैं। इसमें क्या है कि सुनने की, आपकी लिसनिंग स्किल की टेस्टिंग की जाती है कि कितना देर तक कितने संयम से आप सुनते हैं। डायलॉग एंड कन्वर्सेशन ड्रिल,
डायलॉग और कन्वर्सेशन में क्या होगा कि जो बोला जाता है डायलॉग और जो एक दूसरे से बातचीत करनी होती है तो कैसे आप प्रॉपर बातचीत करेंगे। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, किस वे में, किस मैनर में आपसे क्या क्या बोलना है। अब ये है इसकी इम्पॉर्टेंस आपकी। देखिए इम्पॉर्टेंस में सबसे पहला है गिव्स अपॉर्चुनिटी टू हियर। आपको समझ में आ रहा है कि ड्रिलिंग जो है आप सुन भी रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये सुनने की अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरा प्रैक्टिस सेशंस देता है। तीसरा आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाता है। आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये जो टारगेट लैंग्वेज है उसको इंटरनलाइज करने में आपकी मदद कर रहा है। आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, आपने सीखा, बार बार प्रैक्टिस किया, घर पे आके मम्मी से बोला, पापा से बोला। अब धीरे धीरे आप उसमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे उसमें एक्सप्रेशन देना सीख जाएंगे, अपनी बात रखना सीख जाएंगे। इंक्रीजिंग प्रोफिशिएंसी लेवल, वही मास्टरी लेवल को इंक्रीज करेगा। प्रोवाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस टू लर्नर। इसके साथ ही जो हमारा ड्रिलिंग मेथड है ये लर्नर को वैरायटी ऑफ ऑप्शन देता है कि आप देखने में ज़्यादा करके, या जैसे मान लीजिए आपको लैंग्वेज लैब है तो उसमें पहले कोई आवाज़ फिट है कि वो इस तरीके से बोली, अब आपको भी उसी प्रकार से कम्युनिकेट करना होता है। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसकी मदद से आप इंग्लिश लैंग्वेज को ईजिली सीख सकते हैं। सामने से एक जो है कंप्यूटर असिस्टेड AI होता है जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सामने से वो आपसे स्पोकन में बात करेगी एंड आपको भी उसी की तरह प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल बोलना है, फिर वो बताएगी आपने कितना एक्यूरेट बोला कितना नहीं। इस प्रकार से तमाम मेथड हैं जिसके द्वारा ड्रिलिंग हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो ये कुछ चीज़ें रहीं जो आपके 5 जो मैंने आपसे बताया था कि जो है टॉप 5 रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके साथ ही इसके पार्ट 2 में मिलते हैं जिसमें कि हम फिर से नेक्स्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ PYQ जो है हम जो है डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से, ताकि एग्जाम में जो है आपके अच्छे मार्क्स आएँ। अगर आप इनको लिखते हैं तो ये बिल्कुल श्योर रहिए कि आपके 4 नंबर में से 4 के 4 आपको मिलेंगे, अगर आप अच्छे से सही लिख कर आते हैं तो। वीडियो में कोई कन्फ्यूजन डाउट रह गया हो तो कमेंट में लिख कर बता दें। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट